तो लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा था और आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जो ग्राउंड पर पड़ी हुई है। ओके, ये बॉडी है कोई जो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, दिख नहीं रही है क्या? लो दिखने लगी। ये बॉडी है जो ग्राउंड पर पड़ने लगी। हम क्या किए, इस बॉडी को यहाँ से एच हाइट तक उठाए। इस बॉडी को क्या किए, एच हाइट तक ऊपर ले गए। चलिए अब बॉडी के ऊपर चला जाएगा ना, बॉडी नीचे नहीं ऊपर देखेगी। हमने इस बॉडी को एच हाइट तक ऊपर ले गया। मान लीजिए इस बॉडी का मास m है और हमने एच हाइट तक बॉडी को ऊपर ले गया। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर ले गया। तो जैसे आप ग्राउंड से बॉडी को ऊपर उठाते हैं ना, तो इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगी रही है। कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लग रही है ना। कोई बॉडी है उसके पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, इस बॉडी पर भी लग रही है। तो जब आप इस बॉडी को उठाएंगे ना ऊपर ले जाने के लिए, तो आपको उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा ना। तो जब आप बॉडी को ग्राउंड से उठाते हैं और एच हाइट तक ले जाते हैं, तो आपको बॉडी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है और वही वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होते चली जाती है। हमने आपको कई बार बताया है कि वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे आप बॉडी को ऊपर उठाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, आप एक वर्क करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो जो वर्क होती है ना, वो इस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होते चले जाती है। और उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द एनर्जी stored in the body when it is moved against the force of gravity. Is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy। ठीक, जैसे जैसे ये बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है, इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती चली जाती है और उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, मान लो ये बॉडी ग्राउंड पर था और ग्राउंड से हमने एच हाइट तक इसको उठाया। ठीक है, थोड़ा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई क्या होती है। तो हम, ये बॉडी ग्राउंड पर था और हमने ग्राउंड से एच हाइट तक इस बॉडी को उठाया। हम देख लेते हैं थोड़ा कि ग्राउंड से एच हाइट तक ले जाने में इस बॉडी पर कितना वर्क किया गया। वो होगा W हम क्या निकाल रहे हैं कि इस ग्राउंड से एच हाइट तक ले जाने में इस बॉडी पर कितना वर्क डन किया गया। तो लिखेंगे W क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। वी नो दैट W एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर W क्या है? वर्क डन है, एफ इज अ फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो इस बॉडी को हम ग्राउंड से एच हाइट तक ले गए। इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है। कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है ना। मतलब यहाँ पर जो F है ना, फोर्स F है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में प्रेजेंट है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? तो mg होता है। तो F के जगह पर लिख देंगे हम mg। F के जगह पर क्या लिख देंगे? mg लिख देंगे। ठीक है, S इज द डिस्प्लेसमेंट। बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? बॉडी ग्राउंड पर था और एच हाइट पर चली गई, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? h होगी ना, h। डिस्प्लेसमेंट के जगह पर लिख देंगे हम h। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ? थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, फोर्स यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में प्रेजेंट है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। बॉडी के इनिशियल पोजीशन ये, ग्राउंड फाइनल पोजीशन ये, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में।
मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बताइए आप कॉस्ट 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो यहाँ से लिखेंगे W इजकल टू mgh। यहाँ पर क्या लिखेंगे W इजकल टू mgh। यहाँ पर W क्या है तो वर्क डन है, वर्क डन। G इज द अच्छा H लिखो H इज द हाइट and G is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या बता रही है, देखो ये जो माइनस साइन है ना वो ये बता रही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। अच्छा सॉरी एक स्टेप हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, वर्क डन थोड़ी निकाल रहे हैं। सॉरी, हम क्या निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, वर्क डन थोड़ी निकाल रहे हैं। तो भैया वर्क डन क्या होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी क्या होगी। हमने बताया आपको कि वर्क किसी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, क्योंकि ये वर्क फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही थी, इसलिए ये वर्क इस बॉडी में जो एनर्जी के रूप में स्टोर होगी ना उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क सिंस दिस वर्क is stored in the body in the form of energy, in the form of energy called gravitational पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन है जो W, ये जो वर्क डन है वो बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना लिखो तो मैं आगे बता रहा हूँ। तो हमने फाइंड किया था वर्क डन W इक्वल टू माइनस mgh, और हमने ये भी देख लिया था कि ये वर्क डन बॉडी अंदर, ये वर्क डन बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, जिसको कि हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब इस W को हम क्या लिख सकते हैं, W बर की जगह पर U भी लिख सकते हैं। U क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम बताए ना पोटेंशियल एनर्जी को U से भी जोड़ करते हैं, तो यहाँ पे U क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस mgh। तो यहाँ पे U क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इस W की जगह पर हमने U लिख दिया क्योंकि ये वर्क डन बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली गई, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले थे। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पर U क्या होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE में लिख दिया हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE। M क्या है मास ऑफ द बॉडी, G is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, और H is the height, H क्या है हाइट है। ठीक है, और एक कहानी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, नेगेटिव साइन ये बताती है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg और डिस्प्लेसमेंट h दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखो इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी ना वो नीचे की तरफ लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg और डिस्प्लेसमेंट h दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और यही बात ये नेगेटिव साइन शो करती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg और डिस्प्लेसमेंट h दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हियर नेगेटिव साइन
negative sign indicates that force of gravity and displacement both are opposite in डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन हट सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स हट सकती है। यदि आप यहाँ पर मोड लगा देंगे ना, यदि लिखेंगे मोड ऑफ यू इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगी? एम जी एच। अब जानते हैं मोड लगाते हैं नेगेटिव साइन हट जाती है। तो यदि आपको कैपिटल पोटेंशियल एनर्जी केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, तो मोड लगाएंगे यहाँ पर, और मोड लगाते हैं नेगेटिव साइन हट जाएगी। तो मोड ऑफ यू की बात करें तो कितना होती है? एम जी एच होती है। ओके, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे कहानी देखते हैं। तो हमने देखा यदि इस बॉडी को ग्राउंड से एच हेड तक उठाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है यू इज इक्वल टू एम जी एच। सर माइनस साइन होती है, यस माइनस साइन भी होती है। ठीक है, यदि बात करें मोड ऑफ यू की तो कितना होगा? एम जी एच। तो हमने जब ग्राउंड से एच हेड तक बॉडी को उठाया तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो कितना होती है? एम जी एच होती है। चलो भाई माइनस साइन भी लगा लो, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो माइनस एम जी एच। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को, सेम बॉडी है, यही बॉडी है ग्राउंड पर रखी हुई है, यही वाला बॉडी है ग्राउंड पर रखी हुई है, इसको हम एच हेड तक ले जाते हैं। यस, ले जाते हैं एच हेड तक। लेकिन हम इस बार एच हेड तक तो ले जाएंगे, लेकिन पाथ कुछ और होगा। हमने एच हेड तक तो ले गया, लेकिन इस बार इस पाथ को फॉलो किया। इस बार हमने बॉडी को एच हेड तक ले जाने में इस पाथ को फॉलो किया। तो इस कंडीशन तो देख लिए हम, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस एम जी एच होती है। ये वाला कंडीशन तो हम देखे अभी कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच होती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी? इस कंडीशन में भी क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच होगी? दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों में बॉडी तो सेम है, दोनों में हाइट भी सेम है, लेकिन दोनों के द्वारा पाथ फॉरवर्ड सेम नहीं है। एक इस बॉडी में समझ में, ये केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में ये वाला पाथ फॉलो हुई है और केस नंबर 2 में ये वाला पाथ फॉलो हुई है। तो क्या दोनों में सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? थोड़ा देखते हैं। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है ना। इसके लिए तो हम निकाल चुके थे, जो कितना आया था? माइनस एम जी एच। अब इसके लिए निकालते हैं। एफ क्या होगी यहाँ पर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, इतना मानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी होगी। केस 2 के लिए हम देख रहे हैं। और एस क्या होगा? एस इज द डिस्प्लेसमेंट, जो कितना है? एच है। एस के जगह पर एच लिख देंगे। अच्छा, कॉस थीटा, थीटा क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगी? 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो थीटा क्या हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो यहाँ पर W बराबर आ गई mgh। और अब जानते हैं कि यही वर्क बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले थे। यहाँ से लिख देंगे U इक्वल टू -mgh। ये क्या हुई भाई? इस कंडीशन में भी, सेकेंड कंडीशन में भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई ना, वो -mgh ही आई है। फर्स्ट कंडीशन में तो -mgh आया ही था, सेकेंड कंडीशन में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -mgh ही आ गए। यस, -mgh ही आई है। कि चाहे कंडीशन नंबर 1 हो चाहे कंडीशन नंबर 2 हो। देखो वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, जिसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। तो वर्क डन बराबर होती है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर फोर्स की बात किया जाए ना, तो फोर्स क्या है? दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, जो नीचे की तरफ लग रही है, चाहे कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, दोनों कंडीशन में फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी।
अच्छा, एफ तो फिक्स हो गया कि भाई दोनों कंडीशन में mg ही होगा। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? h है। और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? मान लो ये वाला, इस पाथ का लेंथ है कैपिटल एच, इस पाथ का लेंथ है कैपिटल एच, तो इस कंडीशन नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच हो जाएगी? नहीं ना, ये भूल मत करना, ये भूल मत कर देना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो केस नंबर 2 में भी डिस्प्लेसमेंट एच ही होगा, ना कि कैपिटल एच होगा, स्मॉल एच ही होगा। कैपिटल एच क्या है भाई? इस पाथ की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एच ही होगा। केस नंबर 2 में भी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एच ही होगा, कैपिटल एच मत लिख देना है। ओके, मतलब दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी सेम, दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम। अच्छा, थीटा की बात करें तो कंडीशन नंबर 1 में थीटा था 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डिग्री आ गई केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में देखते हैं, इसमें भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बॉडी ग्राउंड से ऊपर गई है ना, बॉडी ग्राउंड से ऊपर गई है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, मतलब यहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कंडीशन नंबर 2 में भी थीटा 180 डिग्री ही होगा। तो कोई तो भाई चेंज नहीं हुआ, ना एफ चेंज हुआ, ना एस चेंज हुआ, ना थीटा चेंज हुआ। दोनों कंडीशन में ना तो एफ चेंज हुआ, ना तो एस चेंज हुआ, ना तो थीटा चेंज हुआ, तो ये कहाँ से चेंज हो जाएगी? ये भी तो mgh ही आएगी ना। अगर कंडीशन नंबर 1 में u इक्वल टू माइनस mgh है, तो कंडीशन नंबर 2 में भी u इक्वल टू माइनस mgh ही होगा, क्योंकि कुछ भी तो नहीं चेंज कर रहा है भाई। w इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ से हम ये फाइंड किए थे, और इस एफ एस कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं आ रही है, चाहे कंडीशन नंबर 1 की बात करें चाहे कंडीशन नंबर 2 की बात करें, दोनों कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रही है, ना तो एफ, ना तो एस, ना तो थीटा, तो वैल्यू भी वही आ गई, u इक्वल टू माइनस mgh। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलो पर डिपेंड करती है। वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलो पर डिपेंड करती है। हम यही आपसे कहना चाह रहे थे, और इस फॉर्मूला से आपको प्रूव किया, इसी बात को कहने के लिए कि भाई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करती, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इस लाइन को भी लिख देते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी depends upon initial point and final point of the body. It do not depends upon, it do not depends upon path followed by the body, path followed by the body। ये बॉडी के पाथ फ्लो पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।